नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 अगस्त 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से ये देख लेते हैं। एडिटोरियल में 4 आर्टिकल्स हैं, न्यूज में भी आज 8 से 9 आर्टिकल्स हैं, ठीक ठाक अमाउंट में आर्टिकल्स हैं। तो एक तो एल नीनो ईयर है, लेकिन एल नीनो ईयर होने के बावजूद जुलाई में इतना जबरदस्त पानी बरसा है इस महीने। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में बाढ़ सी आ गई है, तो इससे रिलेटेड न्यूज है। और इन सब चीजों के लिए जो भी तबाही मची है, हेफाजत डेवलपमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक नई अर्बन हाउसिंग स्कीम को यहाँ पे सरकार लॉन्च करने के प्रोग्राम में है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ऑलरेडी चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ स्कीम में छूट गया है, जिसको कंपनसेट करने के लिए सरकार नई स्कीम ला रही है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। उसके साथ साथ कोसीना माने करके एक पर्टिकुलर स्कीम चल रही है कर्नाटका के अंदर, जहां पे वर्किंग मदर्स, खासकर रूरल इलाके में जो गरीब तबके की वर्किंग मदर्स हैं, बच्चा पैदा करने के समय पे और बच्चा पैदा करने के बाद एक प्रकार की क्रचे सुविधा है ये कुमीना माने। 4000 ग्राम पंचायत में वर्किंग मदर्स के लिए, गरीब लेडीज के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। खासकर वो लेडी क्योंकि मनरेगा एक्ट के अंदर कामों में इन्वॉल्व है, तो जब वो काम कर रही है, उनका बच्चा रखने के लिए वहां पे बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए कोसीना माने लॉन्च किया जा रहा है। अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है ये दोस्तों, क्योंकि आज तक मैंने डायरेक्टली ऐसी कोई स्कीम के बारे में नहीं सुना जहां पे मनरेगा में काम करने वाली लेडीज के लिए स्पेसिफिकली क्रच खोला जाए। अब तक तो हमने यही सुना है कि मनरेगा में काम करने के लिए लेडी गई, वो प्रेग्नेंट है तब भी काम कर रही है, काम करते करते उसको लेबर पेन हुआ, उसका बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा करने के 2 घंटे बाद वो फिर काम पे आ गई। ये सब तो मैंने सुना है, बट एक अलग से क्रचे स्कीम के लिए खोलना, तो इसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट की तारीफ होनी चाहिए। और डिजिटल अथॉरिटेरिज्म को लेके एक आर्टिकल है, तो यहाँ पे सरकार डिजिटल अथॉरिटेरिज्म कर रही है। ठीक है, रिपीटेड पॉइंट्स है, लेकिन एक बार इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देख लेंगे। तो ये तो एडिटोरियल के आर्टिकल्स हो गए। करंट अफेयर्स में भाई, इलेक्ट्रिक बसेस 10,000 लॉन्च की जाएगी 169 सिटीज में, एक ये आर्टिकल है सिलेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हटाने के लिए प्रॉपर हैंडबुक रिवील की है, जहां पे जेंडर सेंसिटिव टर्म्स और नॉर्म्स को यहां पे बताया गया। उसके साथ साथ डीम्ड फॉरेस्ट का जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर उड़ीसा की सरकार ने प्रोमोलगेट किया था, जिसके बारे में मैंने कल के करंट अफेयर्स में बात की थी, इसको यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है। ये क्या है, इसको देखेंगे। विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई 30 लाख आर्टिसन फैमिलीज के लिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करेंगे। केंद्र की सरकार और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर लॉन्च किया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ये क्या चीज है, इसके बारे में जानेंगे। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्टैंडर्डाइज करेगा पीजी कोर्सेज को स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट में, ये क्या न्यूज है, इसको समझेंगे। एमओईएफसीसी का यूटर्न, देखिए क्या था कि जून के महीने में एमओएफईसीसी ने एक नोटिफिकेशन पारित करके ये बोल दिया कि इनका जो ओरिजिनल प्लान था ना, कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन सब के ऑफिसेस को जोड़ के एक कॉमन अथॉरिटी के अंदर लाया जाएगा। इस प्लान को इंप्लीमेंट करने से मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने मना कर दिया है। पहले इस प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे थे, इसको काफी अपोजिशन भी हुआ था, लेकिन अब कह रहे हैं ये खुद ही इस प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो पहले इंप्लीमेंट कर रहे थे, अब इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि क्या इंडिया को सच में स्टेट गवर्नर की जरूरत है, इंडिया के अंदर वाटर चैलेंजेस क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। ज्वाइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है स्वच्छ भारत मिशन की, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिलीज किया है। अगर आप देखो तो इस ज्वाइंट मैनेजमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट को रिलीज किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। ये क्या बोलती है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। डिलिमिटेशन ऑन इंडिया इन इंडिया, डिलिमिटेशन जो अनाउंस हुआ था 2021 में 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में, फिर 4 स्टेट्स को हटा दिया गया और दिसंबर 2022 में बोला गया कि नहीं भाई, आसाम में हम करेंगे। ये पूरी न्यूज क्या है, किस प्रकार से प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉपरेशन बढ़ सकता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस प्रकार से इंडिया के अंदर काम करता है, इसको कल के एडिटोरियल के साथ भी आप जोड़ सकते हो। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेरे मेंटरशिप कोर्स के अंदर कवर किए गए हैं दोस्तों। तो आप चाहें तो एक बार इस मेंटरशिप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो जितने मैंने एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स के आर्टिकल बनाए, ये यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, साथ में बाकी जो टॉपिक्स मैंने इधर बताए हैं। वैसे ये मैं बता दूं, ये 8 टॉपिक्स कल शाम को ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। 1.5 घंटे का एक लेक्चर है और एक लेक्चर नीचे आपको 44 मिनट का नजर आ रहा है। तो आप इन टॉपिक्स की डिटेल स्टडी कर सकते हैं, जाके मेंटरशिप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। काफी मेहनत से बनाया हुआ मेंटरशिप कोर्स है। साथ साथ ये लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। www.harshitdivedi.com पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ मिलेगी। मेरे ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी, ऐप एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, वहां पे भी पीडीएफ मिलेगी। तो देखिए, एल नीनो ईयर है। एल नीनो ईयर के अंदर सबको ये एक्सपेक्टेड था बारिश कम होगी, लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में एडिटोरियल्स में देखा है कि एल नीनो भी पूरे इंडिया को यूनिफॉर्म तरीके से इंपैक्ट नहीं करता। नॉर्थ इंडिया की इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा सीवियर है, साउथ इंडिया और
आप कह लो सेंट्रल इंडिया के अंदर इंपैक्ट थोड़ा अलग है। तो एल नीनो भी इंडिया के अलग अलग इलाकों को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। ऐसा एक थॉट प्रोसेस हमने कुछ दिन पहले के एडिटोरियल में देखा था। अब देखिए, नॉर्थ इंडिया में एक स्पार्स मॉनसून देखने को मिला था, ऐसा सबने सस्पेक्ट किया था, लेकिन गजब पानी बरसा जुलाई के अंदर। जुलाई में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में तो इतना तगड़ा पानी बरसा है, दिल्ली में तो यमुना ऑलमोस्ट रेड फोर्ट में घुसने को थी, 150 लोगों की जान चली गई, 10,000 करोड़ का नुकसान तो अकेले हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मल्टीपल फ्लड्स देखने को मिले हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 60 लाइफ्स यहां पे जा चुकी हैं। सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड्स देखने को मिली है, बिल्डिंग्स क्रम्बल कर रही थी, हाईवे ब्लॉक हो रहे थे। और सबसे खास बात दोस्तों ये थी कि इन राज्यों के अंदर, मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर, ऑब्वियसली बात है इतनी रेनफॉल की किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं, तो लैंडस्लाइड्स होने लगी और जो जनता थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इन लैंडस्लाइड्स के लिए तैयार नहीं थी। एक और जो पर्टिकुलर फैक्टर बताया जा रहा है इन पर्टिकुलर बारिश के तेज होने का, वो बताया जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब आप एक बार को बोलोगे सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये तो वही हवाएं हैं ना, जेट स्ट्रीम्स जैसी, जो कि मेडिटेरेनियन सी से बहती हुई आती हैं, विंटर्स के समय पे बारिश कराती हैं। तो जुलाई के समय पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जो कि मेडिटेरियन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं और विंटर रेनफॉल लेके आते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। इस साल की शुरुआत से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी इरेटिक हैं। दिसंबर और जनवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा कम थे। फरवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे ही नहीं, इसलिए फरवरी बहुत ज्यादा हॉट था, पानी ज्यादा बरसा नहीं। अब यहां पे जून जुलाई के महीने में, पिछले 2 महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे थे। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि सर्दी के समय पे बारिश लेके आते हैं, वो गर्मी के समय पे पानी बरसा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक फैक्ट है, इन्वायरमेंटल फैक्ट। तो एक तो मानसून, उसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये कॉम्बिनेशन पहले ज्यादा देखा नहीं गया है और ना ही इसके बारे में ज्यादा साइंटिफिक थीसिस हुई है। तो भैया वेदर पैटर्न और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग कितने अजीब और अनकैनी तरीके से एडवर्स इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को हमारे ऊपर लेके आ रहा है, ये हमको इस पर्टिकुलर फैक्ट से पता चल सकता है कि जून जुलाई के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंसिडेंट नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है। अब इतना अल्टर्ड वेदर पैटर्न, उसके साथ हिमालय के अंदर आपने वांटन कंस्ट्रक्शन चला रखा है, 4 धाम रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, माउंटेन्स को काट काट के केव्स वगैरह बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। अभी रिसेंटली लैंड सब्सिडेंस की खबर पिछले साल निकल के आई थी जोशीमठ उत्तराखंड से। कंस्ट्रक्शन और हैफर्ड बिल्डिंग बिल्कुल अनवांटेड, मतलब अनचेक्ड तरीके से चल रहा है। डिजास्टर रिलीफ कहां ही आप कर पाओगे? इस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर आने होने लगा, एफएसएड डेवलपमेंट अगर होता रहा, आपने इसके ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, तो अल्टर्ड वेदर पैटर्न के साथ इसका जो फाइनल इंपैक्ट निकल के आना है वो डिजास्टर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अगली न्यूज पर जाते हैं, एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज। तो भैया प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली अगर आप देखो तो अनाउंस किया है कि जल्दी ये अर्बन पुअर के लिए घर बनाने के लिए एक नई स्कीम लेके आए हैं। अब देखिए, अगर आप देखो तो ऑलरेडी एक स्कीम एग्जिस्ट करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। दिसंबर 2024 तक इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करना है। 5 महीने तक पहले तक सरकार का ये स्टैंड था कि हाँ भाई, ऑलरेडी एक स्कीम अर्बन हाउसिंग के लिए फंक्शनल है, तो कोई नई स्कीम अर्बन हाउसिंग के लिए तो केंद्र की सरकार लेके नहीं आएगी। लेकिन अब खुद मोदी जी यहां पे अनाउंस कर रहे हैं कि वो एक नई स्कीम लेके आएंगे अर्बन हाउसिंग के लिए। मतलब एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पूरी तरीके से तो सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का एक प्रॉपर अप्रेजल करवाते हैं तो इस अप्रेजल से यह पता चलता है कि हाउसिंग फॉर ऑल का जो नारा है ये अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। पिछले 8 सालों की अगर बात की जाए, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लॉन्च किया गया है, 2/3 जो सैंक्शन घर हैं, यानी कि लगभग 76.25 लाख जो घर हैं, आउट ऑफ द सैंक्शन 1.19 करोड़, या तो ये सैंक्शन हुए, इनके काम शुरू हुआ, या फिर इनको कंप्लीट किया गया। जो केंद्र की सरकार का असिस्टेंस था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर, वो था 1.49 लाख करोड़ का। केंद्र की सरकार का जो शेयर है खर्चे में घर बनवाने में, इसको लिमिट किया गया है 24.4% ऑफ द एक्सपेंसेस तक। राज्य की सरकार और अर्बन लोकल बॉडी की जो एक्सपेंसेस हैं, इनको लिमिट किया गया 16% तक। तो कुल मिला के यहाँ पे जो लोग घर बनवा रहे हैं, जिनका घर बन रहा है, उनकी जेब से ऑलमोस्ट 60% पैसा निकलेगा घर बनवाने। अब तक देखा जाए तो टोटल 1.23 करोड़ घर बनवाने के लिए जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट था सरकार का, वो था 8.31 लाख करोड़। ठीक है ना भाई? लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि गरीबों को अपनी जेब से निकालना पड़ रहा है 4.95 लाख करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट उठाने के लिए। अब भले ही यहाँ पे 24% मान लो केंद्र की सरकार दे रही, 16% यहाँ पे राज्य की सरकार दे रही, तो 40% तो केंद्र और राज्य ने दे दिया, अर्बन लोकल बॉडीज ने।
60% तो उस इंडिविजुअल की जेब से निकल रहे हैं। और ये जो अर्बन पुअर है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये 60% पैसा घर बनवाने के लिए अपनी जेब से निकाल पाए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन उतना बेनिफिट, इंटेंडेड बेनिफिट नहीं दिखा पा रही थी। इसलिए एक ऐसी नई स्कीम लाई जा रही है जहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से यह बोला जा रहा है कि 40% घर बनाने का पैसा अर्बन पुअर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बाकी सारा खर्चा यहां पे सरकार उठाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 60% खर्चा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर इन गरीबों को करना पड़ रहा था, अब वो 40% करना पड़ेगा एक नई स्कीम के अंदर। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जितना इंटरेस्ट सरकार ने सोचा था कि लोग दिखाएंगे, एक्चुअली में वो उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे। ये बात यहां पे बोली जा रही है। तो एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट यहां पे लाने की बात की जा रही है। अभी तक ओवरऑल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर जो भी घर बनाए गए हैं, अनऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा है, पुअर क्वालिटी है घरों की, हाई लैंड कॉस्ट है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शंस है, मल्टीपल सर्टिफिकेशन चाहिए अलग अलग एजेंसीज से, ठीक है ना, जिसके चलते अच्छा लोकल बॉडीज का भी रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। तो इन सब चीजों के चलते बहुत सारे लोग उतने बड़े क्वांटम में, और उसका मेन वजह है पैसा, इन्वॉल्व नहीं हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में। इसलिए ओवरऑल इन गरीबों को इन्वॉल्व करने के लिए एक नई अर्बन हाउसिंग स्कीम लेके आई जाएगी। अभी वो स्कीम क्या होगी इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं एक फोटो डाल देता हूँ पीडीएफ के अंदर, ताकि जो लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उनके सामने पहुंच जाए इसके बारे में। चलिए, रिडिफाइंड चाइल्ड केयर कोसीना माने, ये क्या है भैया? पिछले महीने 2023-24 बजट में कर्नाटका की सरकार ने बोला कि भैया वो कोसीना माने को सेटअप करेंगे उनके राज्य की 4000 ग्राम पंचायत में, ताकि जो वर्किंग मदर्स के बच्चे हैं उनको एक प्रकार की क्रेच की सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके। कोसाने माने का मतलब होता है चाइल्ड होम और क्रेच, एंड इट्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन हुज मदर्स आर एम्प्लॉयड अंडर मनरेगा। तो मनरेगा के अंदर जो माएं साइट पे जाके काम कर रही हैं, उनके बच्चों को ठीक तरीके से पाला जा सके, उनको कुछ बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके, उनको बेसिक पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जा सके। इसलिए इस कोसीना माने स्कीम को लेके आया गया। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर एक डिमांड साइड सॉल्यूशन की बात होगी, ताकि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में बढ़े। देखिए, कर्नाटका के अंदर मनरेगा में ऑलरेडी वुमेन की जो डिमांड है काम की ज्यादा। यूनियन गवर्नमेंट का डाटा यह दिखाता है कि भाई मनरेगा का जो कर्नाटका में परसेंटेज का डाटा है, 50% से ज्यादा वुमेन है। अगर आप तमिलनाडु और केरला से कंपेयर करो तो ये नंबर 80% है। तो 50% परसेंटेज मनरेगा में इनरोलमेंट है वुमेन का, 50% से ज्यादा कर्नाटका के अंदर। यही नंबर तमिलनाडु केरला में 80% है। तो मतलब कर्नाटका के अंदर वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है मनरेगा के अंदर, उसको बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब ओवरऑल वुमेन के सामने क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, आज की डेट में सोसाइटी और चाइल्ड केयर बहुत डीपली जेंडर्ड है। मतलब जब बच्चे का ध्यान रखने की बात आती है तो डिफॉल्ट मोड में यह मान लिया जाता है कि भाई औरत ही बच्चे का ध्यान रखेगी। तो अब औरत अगर बच्चे का ध्यान रखेगी तो वो अपनी नौकरी कब करेगी? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक फैक्टर है। इसलिए लेडीज अपनी नौकरी कर पाए, बच्चों की केयर उनकी नौकरी और उनके कैरियर के आड़े ना आए, इसलिए ओवरऑल यहां पे चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक तौर पे यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा कोसीना माने स्कीम के थ्रू। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहां पे वुमेन का बढ़ाया जा सके, खासकर मनरेगा के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है कर्नाटका की सरकार का, वो कोसीना माने बनाएगा। इसको एज अ कम्युनिटी एसेट बनाया जाएगा मनरेगा के अंदर। इसका एक्सप्लिसिट मैंडेट है कि ये सपोर्ट करेगा वर्किंग मदर्स को थ्रू चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैसेजिंग यहाँ पे वाइटल है कि ये एक्नॉलेज करता है कि जो वुमेन है ये केवल मां नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वर्कफोर्स की। समझ गए बात को? तो बेसिकली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के थ्रू जो वास्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया गया, इसमें चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाए, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान दिया जाए। ये आईसीडीएस केटर करता है नीड्स ऑफ चिल्ड्रन को उनकी जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में। जो वर्किंग आवर्स होंगे इन सेंटर्स के, वो वर्किंग वुमेन को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाएंगे कुछ हिसाब से। क्योंकि अब तक क्या है कि अब देखिए, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे कर्नाटका के गांव की गरीब वुमेन की बात हो रही। अब इन गरीब वुमेन को प्रेगनेंसी के समय पे जाके काम करना पड़ता है, वहीं पे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, और बच्चे पैदा करने के बाद फिर काम करना पड़ता है। तो भाई वुमेन अगर बच्चे पैदा करने वाली हो या फिर बच्चे पैदा हो चुके हों, उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी अर्ली स्टेजेस हो डेवलपमेंट की, परवरिश की, उन दोनों ही केसेस में कोसीना माने यहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि माँ ओवरऑल यहाँ पे बिना डरे काम कर सके। ठीक है ना, उसको बच्चों की फिक्र करने के लिए ना जरूरत पड़े, क्योंकि
कोसीना माने नाम का जो कम्युनिटी एसेट है वो उसके बच्चे का ध्यान रखेगा। इंडियन हाउस होल्ड्स में वुमेन को 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रिपल बर्डन जो बोलते हो। एक तो पेड वर्क, अगर उनको नौकरी करनी है तो भैया बाहर जाके काम करना पड़ेगा, उनको बच्चे भी देखने, उनको डोमेस्टिक कोर्स भी करने। एसेंशियल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोसीना माने अगर आप बनाओगे तो चाइल्ड केयर वाला एलिमेंट थोड़ा बहुत इन वुमेन का कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब चाइल्ड केयर यहां पे इस कोसीना माने से टेक ओवर किया जाएगा तो जो टाइम यहां पे बचेगा माँ के पास, उसको मदरहुड पेनाल्टी के फॉर्म में नहीं देना पड़ेगा। मदरहुड पेनाल्टी मतलब बच्चों का ध्यान रखने के लिए ओवरऑल उस माँ को अपना कैरियर और अपने पैसे दांव पे लगाने पड़ते हैं, जो कि वो काम नहीं कर पाती। तो ऑब्वियसली बात है, कोसीना माने के थ्रू ये दांव पे उसको नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर बच्चा होने के बाद भी माँ अगर काम में इन्वॉल्व होती है तो वो कुछ इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व हो सकती है जो कि फ्लेक्सिबल हो, पार्ट टाइम हो, लो पेड क्लेजर वर्क हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा हो। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोसीना माने एक बार को जब बन जाएगा तो ये जो वल्नरेबिलिटी है वुमेन के पास से, ये यहां से चली जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, वुमेन को यहाँ पे एक बड़ा लेवरेज मिल जाएगा। और ये जरूरी भी है भाई, वुमेन ही क्यों यहाँ पे जेंडर्ड रोल में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसेज में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, सरकार यहाँ पे मेल्स को जबरदस्ती तो कर नहीं सकती कि तुम बच्चा देखो, जेंडर्ड सोशल आप कह लो ये हायरार्की के चलते। तो बेटर यही है कि वुमेन को यहाँ पे चाइल्ड केयर फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी, ताकि वहां पे वुमेन अपने बच्चे को बिना टेंशन के छोड़ दे जाके काम कर सके। अच्छा, बच्चों को ओवरऑल काम पे ले जाना ठीक नहीं होता। वुमेन क्या है, अब देखिए हमारे देश में लोग बहुत गरीब है, तो जो औरतें हैं ना वो बच्चा जस्ट पैदा होने के बाद काम पे चली जाती है। एक तो वो लेट इन प्रेगनेंसी काम करती है, 7 महीने प्रेग्नेंट है, 8 महीने प्रेग्नेंट है, 9 महीने प्रेग्नेंट है, तब भी काम करे जा रही हैं। बच्चा पैदा हो गया, इमीडिएट बच्चा पैदा हुआ, 3-4 दिन बाद ही वो काम पे पहुंच गई। तो अब काम पे पहुंची है, बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसको साथ अपने साथ काम पे लेके जाएंगी, वहीं पे बगल में किसी पेड़ में रस्सी लगा के उसको टांग देंगी, वो अपना काम करती रहेंगी, समय समय पे जाके उसको दूध वगैरह पिलाती रहेंगी। लेकिन इससे क्या है कि बच्चा स्ट्रेसफुल कंडीशंस को सब्जेक्ट करता है, हीट स्ट्रेस को सब्जेक्ट होता है, हार्श वेदर कंडीशंस को सब्जेक्ट होता है, इंजरी एक्सीडेंट हो सकती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। इसीलिए कोसीना माने जैसे इनिशिएटिव बड़े स्केल पे वुमेन की मदद कर सकते हैं, ठीक है ना, नौकरी करने में, और ओवरऑल बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। फिर अगला है एन एक्ट टू सीमेंट डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। यहां पे भाई देखिए बहुत सारी बातें की गई हैं, आपको आर्टिकल का सार बताना जरूरी है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए अपार गुप्ता साहब सरकार को जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म हेडिंग से ही आप जान गए होंगे। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए, ओवरऑल यू मे से दैट यू वांट टू बी फॉरगॉटन बट द स्टेट डज नॉट वांट टू फॉरगेट यू। मतलब तुम चाहते हो कि लोग तुमको भूल जाएं, लेकिन सरकार तुमको नहीं भूलना चाहती, सरकार तुमके ऊपर लगातार सर्वेलेंस करना चाहती है। अब इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में पुत्तुस्वामी डिसीजन के थ्रू हटा दिया था। लेकिन आज की डेट में भले ही फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इसको रीअसर्ट करता है, रीअफर्म करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 2023 में केंद्र की सरकार जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का पास कर रही है, ये अपने आप में आपकी सारी ऑनलाइन फ्रीडम को छीन लेगा। इनका बोलना है कि अमृता जोहरी और अंजलि भारद्वाज जी के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये थ्रेटन करता है वेरी फाउंडेशंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। और प्रोफेसर सुभाषीष बनर्जी के हिसाब से ये फैसिलिटेट करता है डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग को बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज रेदर देन डाटा प्रोटेक्शन। नाम इसका डाटा प्रोटेक्शन बिल है, बट डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। ये सरकार को और प्राइवेट एंटिटीज को ताकत दे रहा है कि तुम और डाटा इकट्ठा करो, और डाटा कलेक्ट करो, और डाटा उसको प्रोसेस करो, प्रोटेक्ट कुछ नहीं। समझ गए? तो डाटा एक्ट इस तरीके से क्यों लाया जा रहा है, ताकि पूरी की पूरी ताकत सरकार के हाथों में रहे, सरकार के हाथ में एक डिजिटल छड़ी रहे, जिससे वो लोगों को मार के कभी भी लाइन में खड़ा कर सके। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अलग है, अगेंस्ट है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा सीवियर तरीके से ये सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हुआ था जुलाई 2015 में, सिलिकॉन वैली में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, उन्होंने वहां पर अनाउंस किया था कि टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग सिटीजन एम्पावरमेंट एंड डेमोक्रेसी दैट वंस ड्यू दिस स्ट्रेंथ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो काम पहले कॉन्स्टिट्यूशन करता था, आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी कर रही है। मतलब बेसिकली डिजिटल रेवोल्यूशन को ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इफेक्टिव मांग रहे हैं पीएम मोदी जी। अब पीएम मोदी जी ने भले ऐसा सोचा ना हो, लेकिन ऑथर यहाँ पे इस प्रकार से दिखा रहे हैं। कुल मिला के ऑथर यहां पे कहने की ये कोशिश कर रहा है कि चाहे आप कोविड ट्रेसिंग ट्रैकर की बात करो, चाहे आप कोविन ऐप की बात करो, चाहे आप आरोग्य सेतु की बात करो, ये जितने भी ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का जो इंटेंडेड वजह बताई गई थी, जैसे आरोग्य सेतु के अंदर कोविड की शॉर्टलिस्टिंग करना कि हाँ भाई आसपास कौन सा तुम्हारे कोविड पेशेंट, अब कितना ही उसने कोविड पेशेंट को आइडेंटिफाई किया, लेकिन लोगों के डाटा को बहुत तगड़े तरीके से इकट्ठा किया।
ठीक है, तो बेसिकली आरोग्य सेतु, कोविन, इन सबसे लोगों का डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लोगों को कोई बहुत तगड़ी सर्विस मिली हो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा यहां पे ऑथर का बोलना है। फिर स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर सरकार एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की बात करती है। इसमें रियल टाइम डाटा ऑफ रेजिडेंट्स निकाला जाएगा, उसको पूल किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि बड़े स्केल पे मास सर्वेलेंस हो सकता है लोगों के अगेंस्ट। पहले इसकी डेडलाइन जून 2021 थी, फिर जून 2024 कर दी गई। तो भाई आपकी सड़कों पे और कैमरा लगाए जा रहे हैं, एलईडी स्ट्रिप्स लगाए जा रहे हैं रोड मेट्रो स्टेशन पे। आप कैसे सेफर और स्मार्टर फील कर रहे हो? एक तरीके से तो आप कह सकते हो कि एक सेंट्रल कमांड सेंटर है, वो सब कुछ देख रहा है सीसीटीवी कैमरा से, तो कहीं पे अगर कोई क्राइम हो रहा होगा तो तुरंत पुलिस भेजी जाएगी। लेकिन क्राइम तो इंडिया के अंदर चल रहा है, क्राइम तो इंडिया के अंदर कहीं से भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्राइम तो इंडिया के अंदर कहीं से भी कम होता नजर आ नहीं रहा। उसके साथ साथ अगर आप बड़े स्केल पे इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हो, लोगों को देख रहे हो, मास सर्वेलेंस कर रहे हो, तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह जरूर पता चलता है कि आप लोगों की फ्रीडम को वायलेट कर रहे हो। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। फिर 2018 में टेंडर निकाला गया तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब का, जो कि 360 डिग्री व्यू बनाने की बात करता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग करेगा। फिर 28 जून 2019 को एक नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने की बात की गई थी, दुनिया का सबसे बड़ा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होगा। तो ये सब चीजों से पता क्या चलता है? ये सब चीजों से पता इसलिए चलता है कि सरकार एक बड़े स्केल पे मास सर्वेलेंस कर रहा है, और इस मास सर्वेलेंस के अंदर ओवरऑल आपकी फ्रीडम किसी भी हिसाब से गारंटेड नहीं है। ओवरऑल आपकी फ्रीडम यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कुछ इस प्रकार की बातें ऑथर बोल रहा है। ठीक है ना भाई? ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। फिर और भी कुछ चीजों की बात की गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, इसको क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो कि एक नेशनल डाटाबेस बनाने की बात कर रहा है, जिसको आधार के साथ लिंक किया जाएगा। तो ये जितने भी प्रकार के नियम कानून है, ये नियम कानून इन वन फॉर्म और द अनदर लोगों के डाटा को कलेक्ट करते हैं, लोगों के ऊपर मास सर्विलेंस करते हैं। और इस मास सर्विलेंस के अंदर एक चीज तो क्लियरली यहां पे पता ये चलती है कि डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है। यहां पे सरकार ओवरऑल लोगों को मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है, उनके हर स्टेप को फॉलो करने की कोशिश हो रही है। लोगों की लाइफ में कोई पर्सनल प्राइवेसी जैसी चीज नहीं रह गई है। कुछ हिसाब से आप कह सकते हो कि जैसा नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है ना चाइना का, जो पूरी तरीके से मास सर्वेलेंस करता है चाइना के अंदर लोगों पे, कुछ ऐसा ही इंडिया के अंदर भी होता नजर आ रहा है। और ये कैसे भी, और इन सब चीजों से डाटा प्रोटेक्शन लॉ बचाता नजर नहीं आ रहा है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ उस पर्टिकुलर टेंडेंसी को और एक्सकर्बेट बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। फिर अब हम करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं दोस्तों। एडिटोरियल यहां पे खत्म हो गया है। कैबिनेट नॉट फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज। तो यहां पे पीएम ई बस सेवा स्कीम लॉन्च की जा रही है। इसका बजट रखा गया 57,613 करोड़ रुपए। केंद्र की सरकार इसमें 20,000 करोड़ रुपए देगी। 181 सिटीज में ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज चलाई जाएंगी ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। ठीक है ना भाई? तो यूनियन कैबिनेट ने बजट को अप्रूव कर दी है 10,000 ई बसेस की स्कीम। बस सर्विसेज पूरे कंट्री में दी जाएंगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंदर किसको स्कीम मानी जा रहा है? ई बस एक ऐसी बस होती है जिसका प्रोपल्शन और एक्सेसरी सिस्टम पावर किया जाता है एक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के द्वारा। तो जो पीएम की ई बस सेवा स्कीम है ना, 57,613 करोड़ जिसमें टोटल खर्चा है, 20,000 करोड़ जिसमें केंद्र की सरकार खत्म करेगी। 169 सिटीज में 10,000 ई बसेस को यहां पे लागू किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट मॉडलशिप के अंदर। ये हो जाएगा आपका एक तरीका। दूसरा देखिए, दो सेगमेंट्स में स्कीम का इंप्लीमेंटेशन है। पहले सेगमेंट में 10,000 ई बसेस 169 सिटीज में, दूसरे सेगमेंट में 181 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। तो टोटल स्कीम को दो सेगमेंट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पहले सेगमेंट्स में 169 सिटीज में 10,000 ई बसेस चलेंगी पीपीपी मॉडल में, और दूसरे सेगमेंट्स में 181 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर पीएम ई बस सेवा मतलब ई बस सेवा इनिशिएटिव स्कीम के अंदर दो सेगमेंट्स के अंदर इस स्कीम का ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है भाई? तो डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ओके, बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सब स्टेशन यहां पे डेवलप किए जाएंगे। फोकस ऑन बस प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब यहां पे बनाया जाएगा। इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आगे आने वाले कुछ दिनों में और बातचीत होगी, तब और डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि अब चूंकि स्कीम आज लॉन्च हुई है तो 3-4 दिन तक इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते ही रहेंगे। फिर अगली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट अनवील्स हैंडबुक टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप्स फ्रॉम लॉ।
अक्सर कर सुप्रीम कोर्ट में जब दोस्तों बहस हो रही होती है तो उस बहस में वुमेन को लेके, जेंडर को लेके कुछ ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमें करना नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरियर वुमेन, फॉलन वुमेन, फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ। क्या मतलब होता है फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ का? ईव टीजिंग, हर्माफ्रोडाइट। ये कुछ ऐसे शब्द हैं और ऐसे कुछ और शब्द हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये जेंडर अनजस्ट टर्म है, ये किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के अगेंस्ट किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या बायस दिखाते हैं, उसको एक यू नो ऐसे सेंस में लेते हैं कि वो डिमीन करे उसे। तो इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही वेडनेसडे को एक नई हैंडबुक रिलीज की है, जिसमें यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करेक्ट टर्म्स ऑफर किए हैं, जैसे कि वुमेन, वाइफ, स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंटरसेक्स। तो टर्म्स को थोड़ा और स्टैंडर्डाइज किया है, इस प्रकार से स्टैंडर्डाइज किया है कि वो टर्म्स किसी पर्टिकुलर जेंडर की तरफ डिमीनिंग ना लगे। तो ये जो 30 पन्ने की हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप यहां पे निकाली गई है, इट एम्स टू फ्री द जुडिशरी एंड लीगल कम्युनिटी फ्रॉम द मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज इन जजमेंट्स और ऑर्डर्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है भाई। तो जो पब्लिकेशन हुआ था ओपन कोर्ट में, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि भाई वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर हैंडबुक इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ जो जर्नी है उसको प्रॉपर तरीके से लेके जाएगी। यहां पे चीफ जस्टिस साहब ने ये बोला है कि जो प्री डिटरमिन्ड स्टीरियोटाइप्स होते हैं जुडिशियल डिसीजन में, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जजेस की ड्यूटी को डिसाइड ईच केसेस ऑन इट्स मेरिट इंडिपेंडेंटली एंड इम्पार्शियली। तो सबसे पहले जो टर्म्स के थ्रू, जो भाषा के थ्रू स्टीरियोटाइप्स प्रमोट किए जा रहे थे, इसको यहां पे डिस्करेज किया जा रहा है, इसलिए यहां पे हैंडबुक रिलीज की गई है टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप्स फ्रॉम लॉ। तो इसको एक लाइन में अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो जीएस पेपर 2 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट हैज अनवील्ड जेंडर बुक टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कुछ शब्द जैसे कि फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ, ईव टीजिंग, हर्माफ्रोडाइट को रिप्लेस कर दिया गया है प्रॉपर स्टैंडर्डाइज शब्दों के थ्रू, ताकि ओवरऑल जजेस के एक्शंस यहां पे ओवरऑल लीगल के साथ साथ एथिकल और मॉरल भी लगे और जुडिशियल डिसीजन में हम लोग स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड कर सकें। फिर भाई ओडिशा ने अपना कंट्रोवर्शियल डीम्ड फॉरेस्ट का ऑर्डर हटा दिया है। देखिए कल के ही करंट अफेयर्स की न्यूज में मैंने आपको बताया था कि 11 अगस्त को ओडिशा की सरकार ने एक ऑर्डर पास किया और यह बोला कि ये जो नया नियम कानून आया है ना, फॉरेस्ट एक्ट 1980 को अमेंड करके, वन संरक्षण अधिनियम करके कुछ लॉ है, मैंने कल बताया था उसको। इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर जो डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी वाले फॉरेस्ट है ना, इनकी जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो चुकी है, तो इनके लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए ऑन रिक्वायरमेंट डाइवर्ट किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार का ऑर्डर था ओडिशा की सरकार का। मतलब ओडिशा की सरकार ने डीम्ड फॉरेस्ट, देखिए क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, उसमें केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने जिन फॉरेस्ट को नॉमिनेट करने के बोला वो नॉमिनेट हो गए, उनको तो प्रोटेक्शन मिल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट थे जो कि फॉरेस्ट की डिक्शनरी डेफिनेशन के अंदर आते थे बट वो प्रोटेक्टेड नहीं थे। तो ऐसे केसेस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। इस जजमेंट का नाम था आपका गोदावरम केस। इस गोदावर्मन केस सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि वो फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट की डिक्शनरी डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं उनको भाई आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो 1980 से लेकर 1996 के बीच में ओवरऑल जो फॉरेस्ट इलीगली डाइवर्ट किए गए थे, आप कह लो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, उनको वापस से प्रोटेक्शन देने की बात की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अलग अलग राज्य की सरकारें पैनल बना के वो फॉरेस्ट जिनको केंद्र और राज्य के द्वारा नोटिफाई नहीं भी किया गया है उनको भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में मानेंगी। तो इस हिसाब से ओडिशा के अंदर 66 लाख एकड़ डीम्ड फॉरेस्ट माना गया था। अब जैसे ही यहां पे फॉरेस्ट एक्ट 1980 को अमेंड किया सरकार ने, वैसे ही ओडिशा की सरकार क्या बोलती कि अरे भाई जो केवल नोटिफाई किया गया केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा उनको ही फॉरेस्ट मारेंगे, डीम्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं है, इसको तुम डाइवर्ट कर सकते हो नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए। बवाल मच गया, कल न्यूज आई और आज की डेट में इस ऑर्डर को उड़ीसा की सरकार के द्वारा विड्रॉ भी कर लिया गया। जरूरी भी है इसको विड्रॉ करना। देखिए 1996 में जो गोदावर्मन जजमेंट है, इस पर्टिकुलर बिल को पास कराते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने क्लैरिफाई किया कि 1996 का गोदावर्मन जजमेंट हम वॉलेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर गोदावर्मन जजमेंट प्रॉपर तरीके से डीम्ड फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात करता है तो हमें उसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए। फिर अगली स्कीम है विश्वकर्मा स्कीम। ओके, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। 30 लाख आर्टिसन फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 13,000 करोड़ के खर्चे पर पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया। ठीक है ना भाई। ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम 2023-24 से 2027-28 तक चलेगी। एक तो यार ये ट्रेंड मुझे बड़ा खराब चलता है, स्कीम लॉन्च की जाती है 4 से 5 सालों के लिए और 4 से 5 सालों का क्वांटम 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़ दिखा दिया जाता है।
अब इस साल के अंदर खर्चा तो केवल 2600 करोड़ का है ना यार। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल फिगर जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में स्कीम लॉन्च की जा रही है केवल उसका अलग से बताना चाहिए, और उसके आगे आने वाले जितने सालों के लिए लॉन्च की जा रही है उसका अलग से बताना चाहिए। अब इन सब चीजों में क्या पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। अगले 4 सालों के लिए स्कीम 13,000 करोड़ की अनाउंस कर दी, जब इलेक्शंस आएंगे तो ओवरऑल इलेक्शंस में सरकार अनाउंस करेगी कि देखो हमने इतने लाख करोड़ का यहां पे अनाउंसमेंट किया है, जबकि वो उतने लाख करोड़ अगले 5 6 7 8 10 सालों के टाइम फ्रेम के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पे केंद्र की सरकार का बोलना है कि ये जो विश्वकर्मा स्कीम है ये स्ट्रेंथन करेगा, नर्चर करेगा गुरु शिष्य परंपरा को, टीचर स्टूडेंट ट्रेडिशनल फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल स्किल्स ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को। तो यहाँ पे जो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं जैसे कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, ठीक है, मेसन, बास्केट मैट, ब्रूम मेकर, क्वायर वीवर, ट्रेडिशनल डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिश नेट मेकर, इन सबको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कवर किया गया है। इनकी स्किल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल तक पहुंचाया जाएगा। विश्वकर्मास को इंटीग्रेट किया जाएगा ग्लोबल और डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स के साथ। इनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। जरूरत पड़ने पे इनको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा 1 लाख रुपए का पहले ट्रांच में, 2 लाख रुपए का सेकेंड ट्रांच में, 5% के कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। 30 लाख फैमिली को अगले 5 सालों में इस पर्टिकुलर आप कह लो इनिशिएटिव से बेनिफिट होगा। कुल मिला के 13,000 रुपए करोड़ का आउटले है 2023-24 से 2027-28 तक का। फिर केंद्र की सरकार और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूएचओ हैज लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग G20 समिट इन गांधीनगर। तो ये पहली सच ग्लोबल इनिशिएटिव है जहां पर डाटा कन्वर्जेंस होगा, इंटरफेस जो हेल्थ प्लेटफॉर्म्स का है वो एक दूसरे के साथ जोड़ा होगा, और डिजिटल हेल्थ स्पेस में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इनकी यहां पे बात होगी। तो जो क्रूशियल इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर है ना, जैसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स अप्रोच बिफोर द नेक्स्ट हेल्थ इमरजेंसी, मतलब इंटरनेशनली जितने भी हेल्थ नेटवर्क हैं इनको मिला के आप एक ग्लोबल हेल्थ सर्वेलेंस आर्किटेक्चर बना लो, ताकि आने वाले समय में पेंडेमिक अगर आने वाला है तो पहले ही हम नेटवर्किंग करके उस पेंडेमिक को एस्टिमेट कर सकें और उस पेंडेमिक के आने से पहले हम लड़ने के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पे ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें एक इन्वेस्टमेंट ट्रैकर होगा, एक ऐसा ट्रैक्टर जो एग्जिस्टिंग डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स के डाटाबेसेस को आपस में जोड़ देगा। तो इस इनोवेशन से हम यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्जेंस कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे हेल्थ केयर की सर्विस डिलीवरी को, दुनिया भर के ग्लोबल पार्टनर से फंडिंग को यहां पे पूल कर पाएंगे, डाटा सिटीजंस ओन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया भर में हेल्थ की फील्ड में क्या चल रहा है, कहां पे कौन सी बीमारी फैल रही है, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, इसके बारे में एडवांस जानकारी होगी। तो अगर कोई पेंडेमिक आने वाला होगा तो उसके बारे में हमको पहले पता चल जाएगा। एक क्लाइमेट और हेल्थ इनिशिएटिव इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर, ताकि एक पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी पोर्टल भी बनाया जा सके। तो डिजिटलाइज किया जा रहा है हेल्थ के सर्वेलेंस को और हेल्थ के आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्टैंडर्डाइज कर रहा है पीजी कोर्सेज को मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टडी में। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक पैनल बनाया है टू डेवलप अ मॉडल सिलेबस फॉर कोर्सेज इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। तो यूजीसी अगर एक पैनल, एक कमिटी के थ्रू मॉडल सिलेबस बना रहा है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का, पैलियोग्राफी का, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो समझिए मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी होती क्या है। तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर थ्रू द यूज ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, व्हाइल पैलियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स। तो चाहो तो आप ये चीज अपने नोट्स में लिख सकते हो। अब यहाँ पे 11 मेंबर पैनल बनाया गया है जिसको हेड करेंगे प्रफुल्ल मिश्रा, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के। इसमें मल्हार कुलकर्णी भी होंगे, प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे के वसंत भट्ट भी होंगे, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द स्कूल हैं लैंग्वेजेस के गुजरात यूनिवर्सिटी को जतेंद्र मोहन मिश्रा भी होंगे, प्रोफेसर संस्कृत है एनसीईआरटी दिल्ली के। अब इतना जरूरी है नहीं। यहां पे एक चिट्ठी लिखी गई है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसमें ओरल प्रपोजल भेजा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइन के हिसाब से। ये जो कमिटी बनाई गई है यहाँ पे, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स जो कि मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और पैलियोग्राफी में चलाया जाएगा अलग अलग कॉलेजेस में, उसके सिलेबस को तैयार किया जा रहा है। तो ये जो मॉडल सिलेबस यहाँ पे तैयार किया जाएगा ना इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में, बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज कर सके और ओवरऑल इन सब्जेक्ट से स्पेशलाइज करने के बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। कुछ इस प्रकार से सिलेबस को यहां पे बनाया जाएगा। इन पर्टिकुलर सिलेबस के थ्रू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को फैलाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं
और बाकी कोर्सेज के जो सिलेबस हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और पैलियोग्राफी के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की जाएगी, ताकि अगर पैलियोग्राफी या मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में इंडिया में किसी ने पढ़ाई की है तो वो ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्किप मार सके। अगर आप नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स का डाटा मानो तो इंडिया के अंदर एक एस्टिमेटेड 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं 80 एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में। 75% मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में, 25% रीजनल लैंग्वेजेस में है। आर्कियोलॉजी के साथ भी ओवरऑल ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जुड़ता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और पैलियोग्राफी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिलेबस बनाने के लिए एक नया पैनल बना रही है। वो पैनल कैसे काम करता है उसका बेसिक जानकारी हमने देखी। और आज के अपने फाइनल आर्टिकल पे आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने यू टर्न क्यों मारा? हालांकि इस पर्टिकुलर यू टर्न से बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन इस प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लॉजिक है? देखिए, कोविड-19 के लॉकडाउन के समय पे एक प्लान लेके आया गया था। प्लान ये था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, सेंट्रल जू अथॉरिटी को एक साथ जोड़ के एक ऑफिस के अंदर, एक मिनिस्ट्री के अंदर लेके आया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसका आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि भाई देखिए, ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो चूंकि ये अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इनकी इफेक्टिविटी और इनकी ऑल इंडिया अवेलेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अगर इन चारों अथॉरिटीज को मिला के एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर आप स्टेशन करोगे तो इनकी इफेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा सरकार ने लॉजिक दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉजिक दिया। लेकिन जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स थे, एक्टिविस्ट थे, वो बवाल मचाने लगे। उन्होंने बोला कि भाई ये तो गड़बड़ है, अगर आप एनटीसीओ को सेंट्रल जू अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इन सबसे जोड़ दोगे तो एनटीसीए की तो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पास बहुत अथॉरिटी है। किसी भी पर्टिकुलर टाइगर इलाके से अगर ओवरऑल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निकल रहा है तो एनटीसीए की एनओसी लगेगी। एनटीसीए अगर एनओसी नहीं देता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं देता है, तो वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन नहीं सकता। तो बेसिकली अगर आप एनटीसीओ को तीन और बॉडीज के साथ मिला के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट के अंदर ले आओगे तो भैया एनटीसीए के हाथ से तो अथॉरिटी चली जाएगी, फिर सारी अथॉरिटी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के हाथ में आ जाएगी, एनटीसीए उसके अंदर काम करेगा। ये सब बातें यहां पे भूली गई। देखिए, एक एप्लीकेशन यहां पे फाइल की गई थी आरटीआई के अंदर कर्नाटका बेस्ड एक्टिविस्ट राम प्रसाद के द्वारा, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर आरटीआई के रिस्पॉन्स में एमओईएफसीसी ने जस्टिफाई किया था कि भाई अगर हम इन चार ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ के एक बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं तो कम से कम हम लोग यहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन, केओस, एनटीसीए की जो ताकत है वो यहां पे कम नहीं होंगी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने प्रॉमिस किया था। देखिए, गिरधर कुलकर्णी करके एक बेलगांव बेस्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, इन्होंने भी पिटीशन डाली थी इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, रीऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कर्नाटका हाईकोर्ट में 2020 में। उन्होंने बोला था कि अगर ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आप मर्जर कर देते हो तो इनकी अथॉरिटी जो है ना वो हॉच पॉच टाइप की हो जाएगी, सारी की सारी ताकत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के हाथ में चली जाएगी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जब इस पर्टिकुलर मैटर को स्टडी किया तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने सबमिशन दिया कि नहीं भाई, हम इंडिविजुअली किसी की अथॉरिटी नहीं छीन रहे हैं। तो उस समय पे तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया मैटर को और ये बोला कि कल की डेट में अगर इन अथॉरिटीज का अलग अलग काम करने का तरीका कॉम्प्रोमाइज होता है, इनकी ताकत कॉम्प्रोमाइज होती, तो हमारे पास फिर से आ सकते हो। तो भाई पहले तो ऐसा लग रहा था कि ओवरऑल इन ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन करके एनटीसीए, एफसीआई, सीजेडए और डब्ल्यूसीसीबी को कंबाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से ताकत अपने हाथ में लेने के मूड में। लेकिन भाई अब यहां पे खुद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इस पर्टिकुलर मर्जर प्लान को ड्रॉप कर चुकी है। वजह बताई जा रही है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। जी हां, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज के चलते इस मर्जर प्लान को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना ही अपने आप में इंपॉसिबल है। अब जैसे एनटीसीए है, ये मैनेज करता है प्रोजेक्ट टाइगर को। एफएसआई है, ये साइंटिफिक बॉडी है जो कि फॉरेस्ट डाटा के साथ डील करती है। डब्ल्यूसीसीबी इंफोर्समेंट अथॉरिटी और सीजेडए जू के फंक्शनिंग में काम करती है। तो इन चार को अगर आप एक कॉमन अथॉरिटी के अंदर ले भी आओगे तो इंटर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बेंगलुरु रीजनल ऑफिस बनाते हो जहां पे आप इन सबको एफएसआई, डब्ल्यूसीसीबी, सीजेडए और एनटीसीए को एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर ले आते हो। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन जाएगा वो किन किन इलाकों पे जाएगा? वो जाएगा आपका केरला, गोवा, लक्षद्वीप, कर्नाटका। तो एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस से इतने बड़े इलाके के ऊपर कंट्रोल और प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो सकता। लेकिन अब इसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों। क्या नुकसान है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करो, दो तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर को
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। तो अगर यहां पे एनटीसीए को आप कंबाइंड एम्बिट में ले आते तो शायद यहां पे प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं उनको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कुछ प्रोटेक्शन मिल सकती थी, लेकिन इस मिलाने के प्लान को ड्रॉप करने के बाद वो प्रोटेक्शन अब नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि बहुत से ऐसे फैसेट्स थे इस पर्टिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन में और मिस मैचिंग में कि अगर आप इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की ताकत नहीं छीनते हो तब कहीं ना कहीं ये रीजनल ऑफिस बड़े स्केल पे कुछ चेंजेस लेके आ सकते थे। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहां पे काफी एडमिनिस्ट्रेटिव हौच पौच और प्रॉब्लम होती, समझे। यहां पे एक डिसइंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड एफर्ट की जरूरत है ताकि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग फंक्शंस को ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके, और उसी के लिए ये रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था। लेकिन ये नी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से फीजिबल था नहीं, क्योंकि ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप एक कॉमन अथॉरिटी के अंदर लेके आ रहे थे, इनका जो काम करने का एम्बिट है वो बहुत सेपरेट है, और इतने सेपरेट एम्बिट को एक दूसरे के साथ मिला के सिंक्रोनाइज करना अपने आप में मुश्किल है। फिर फाइनली वाइस बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे फेसिंग लीगल चैलेंजेस। सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त को सुनेगा कुछ पेटिशंस को, जहां पे पटना हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि हां भाई बिहार की सरकार जो कास्ट बेस्ड सर्वे करवा रही है सही करवा रही है, इसको चैलेंज किया जा रहा है। देखिए 7 जनवरी को बिहार की राज्य की सरकार ने एक 2 फेज कास्ट सर्वे शुरू किया बिहार के अंदर कि भाई बिहार की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को जानने के लिए और बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए बिहार के अंदर कास्ट सर्वे कराना जरूरी है। वैसे ज्यादातर लोग जानते हैं कि कास्ट सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि कल की डेट में कास्ट के नाम पे और रिजर्वेशन बांटे जा सके, सोसाइटी को और तोड़ा जा सके। सिंपल बात है दोस्तों, केंद्र की सरकार यहां पे बोल रही है कि कास्ट सर्वे कराना सही नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार चाहती है कि सोसाइटी और ना बटे कास्ट के नाम पे, सोशल आधारों पे नाम पे। बिहार और राज्य की सरकारें मंडल पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहती हैं, उनका ऐसा बोलना है, ठीक है ना। मंडल पॉलिटिक्स आपको याद है 1990s में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने की बात कर दी, 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कोटा को रिप्रेजेंट करने की बात कर दी। काफी बवाल मच गया था उस समय पे बात को लेके। तो क्या गारंटी कि कल की डेट में बिहार की राज्य सरकार इस कास्ट सर्वे के रिजल्ट आने के बाद हर कास्ट को रिजर्वेशन देने की बात नहीं करेगी, बिल्कुल ही स्टेट की पॉलिटिक और सोसाइटी को तोड़ नहीं देगी अपने वोट बैंक के लिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है यहां पे। तो देखिए लास्ट ईयर 6 जून को बिहार की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है ना, और यह बोला गया कि जो सर्वे है बिहार का कास्ट सर्वे का कंडक्ट किया जाएगा, इससे सोशियो इकोनॉमिक डाटा बिहार के 12.7 करोड़ लोगों का जो कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं इकट्ठा किया जाएगा। जो पहला सर्वे था, पहला फेज था इस सर्वे का हाउस लिस्टिंग एक्सरसाइज का, वो 7 जनवरी से 12 जनवरी हुआ, और सेकंड फेज के बीच में इस एक्सरसाइज को हॉल्ट कर दिया गया क्योंकि पटना हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई थी। पटना हाईकोर्ट ने पहले तो इस पे एक स्टे दिया, लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे को अप्रूवल दे दिया। 2 अगस्त को सेकंड फेज ऑफ कास्ट सर्वे में फिर से काम शुरू हुआ, और सेकंड फेज में कास्ट, सब कास्ट, रिलीजन का डाटा यहां पे कलेक्ट किया जा रहा है। 2024 के जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले कास्ट सर्वे पूरा भी हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स भी पब्लिश हो जाएंगे। जब केंद्र की सरकार से पूछा गया कि भाई आप कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवा रहे, तो केंद्र की सरकार ने बोला कि भाई देखिए सेंसस के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डाटा इकट्ठा किया जाता है, ओबीसी का डाटा भी इकट्ठा नहीं किया जाता। यूनियन गवर्नमेंट ने 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया था 130 करोड़ इंडियंस का, लेकिन उस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डाटा में कुछ फ्लॉज थे, इसलिए उसको वहां पे पब्लिश नहीं किया गया। कुल मिला के केंद्र की सरकार ये बोलती है कि हम कास्ट के नाम पे सोसाइटी को और बहुत ज्यादा तोड़ना नहीं चाहते। सेंसस के अंदर सिर्फ एससी एसटी का डाटा कलेक्ट हो रहा है, ओबीसी का डाटा कलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है जानबूझ के, रीजन बीइंग कि सोसाइटी को कास्ट के नाम पे और तोड़ना सही नहीं है। मंडल पॉलिटिक्स के जैसी समय पे जिस तरीके की सोसाइटी टूटने के कगार पे आ गई थी, हम उसको फिर से नहीं यहां पे लेके आ सकते। तो कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करवाना सोसाइटी को लॉन्ग टर्म में तोड़ने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर उससे एसोसिएटेड गवर्नमेंट पॉलिसी आप कम बनाओगे, रिजर्वेशन देने की बात ज्यादा करोगे। लेकिन अलग अलग राज्यों में, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी हो, फिर चाहे वो बिहार हो, यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करती हैं, मंडल पॉलिटिक्स की तरफ जा रही हैं, ऐसा बीजेपी का बोलना है। बीजेपी का बोलना है कि कास्ट बेस्ड सेंसस बिल्कुल भी सही यहां पे नहीं बैठता है। इनफैक्ट यहां पे अगर आप देखो तो पुट्टुस्वामी जजमेंट के वायलेशन में है आपका कास्ट बेस्ड सेंसस, क्योंकि यहां पे कास्ट बेस्ड सेंसस में आप कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पर्सनल डाटा को इकट्ठा कर रहे हो। राज्य की सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के दम पे लोगों के पर्सनल डाटा को कलेक्ट कर रही है, जो कि पुट्टुस्वामी जजमेंट को वायलेट करता है। केंद्र की सरकार ने एक और बेसिस पे इस कास्ट सेंसस को रिजेक्ट किया,
केंद्र की सरकार का बोलना है कि सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 3 के अंदर जब तक केंद्र की सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालती तब तक इस प्रकार का कास्ट सेंसस कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो बिहार के अंदर जो कास्ट सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है वो उसके कॉम्पिटेंस में है ही नहीं, और हाई कोर्ट ने जिसको अप्रूवल दिया है वो गलत दिया। हाई कोर्ट बोल रहा है कि नहीं भाई, हमने जो अप्रूवल दिया है वो सही दिया है। अब कास्ट सेंसस राज्य की सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके ऊपर फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बाकी है। लेट्स सी क्या होता है। देखिए, एक्चुअली में अगर आप कास्ट सेंसस अच्छी पॉलिसी, अच्छी गवर्नेंस के लिए करो तो सही बात है, लेकिन कास्ट सेंसस के नाम पे कल की डेट में आप रिजर्वेशन बांटने लग जाओ तो वो सच में सोसाइटी को तोड़ने वाली बात हो जाएगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे लेक्चर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको काफी